रत्न जड़ित कमरबंद दे दिया। किसको? सांगा को। किसने? हाँ जी, महमूद खिलजी सेकंड ने। अब लिखें सांगा और गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड। सांगा और गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड। क्या हुआ? कौन सी? रावत वाली? जैसे इनके संघर्ष खत्म होंगे बाबर के स्टार्टिंग से पहले लिखवा देंगे। ठीक है, लिखें दोनों के मध्य हाँ, गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड, दोनों के मध्य संघर्ष के लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे। नंबर 1, परंपरागत शत्रुता। अब देखो मेवाड़ वालों के है ना, चाहे तुम किसी के साथ भी देख लो, कहा ना कि उस समय के जो नियम क्या थे कि कोई तुम्हारे पे एक मारे तो तुम उसके 2 मारो। हाँ, पहले के समय में वीर रस प्रधान है, आजकल क्या है, कोई गाय खेदे तो सुन लीजो। समझ रहे हो? घर वाले यही कह के बेचते हैं आजकल। क्या अलग बात है कि कोई माने ना माने, कि बेटा कोई खेव गेला मत दो, खेव तो सुन रहा जाए बेटा लड़नों को ने। आजकल की ये सिद्धांत है, जबकि उस जमाने में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहां पर टोटल जो आप देखोगे ना, वीर रस प्रधान भाव है उस समय के। दोनों के बीच में संघर्ष का सबसे बड़ा कारण रहेगा ना, वो रहेगा ईडर का मामला। सांगा के समय भी लड़ाई होगी, कुंभा के समय भी होगी, बूंदी वालों से भी इन्होंने लड़ रखा है, आपके मालवा वालों से भी लड़ रखा है। यही कारण है कि जब इंडिया लेवल पे कोई बड़ा राजा हुआ और मेवाड़ वालों से उनका संघर्ष चला, तो ये छोटे मोटे राजाओं ने उनका साथ ही नहीं दिया। एग्जाम्पल के लिए आप महाराणा प्रताप को देख लो। महाराणा प्रताप का आदर्श जो था वो फ्रीडम को लेकर था, लेकिन उस समय के कितने शासकों ने उसको कोऑपरेट किया? अगर राजस्थान के लगभग 75% या 75% या फिर 50% राजपूत शासक भी उसके साथ होते, तो क्या वो अकबर को आमने सामने के युद्ध में चेतावनी नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन फिर भी उसका साथ नहीं दिया। यानी यहां पर कारण क्या है कि इनकी शुरू से ही जो प्रवृत्ति रही है ना, वो आक्रामक नीति रही है, लड़ाई झगड़े की रही है, कि कोई ज्यादा बोले समूल नाश कर दो। आप देखो महाराणा लाखा ने कि जब तक बूंदी को हरा नहीं दूंगा ना, तब तक रोटी नहीं खाऊं। अरे रोटी तो दूर की बात है, पानी नहीं पीऊं, कसमें खाई ना। अब यह अलग बात है कि बाद में नकली मिट्टी का किला बनवाया और वो कहानी रची उसने। मालवा वालों के साथ भी इनका यही चल रहा है। लगभग राजस्थान के सभी राजपूत शासक आपस में लड़ रहे हैं। अगर एकता होती तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता, या नहीं होता? होता ना। तो बाबर भी अपनी किताब में क्या कहता है कि राजपूत सिर्फ लड़ना जानते हैं, लड़वा लो, जीतना नहीं जानते हैं। और हाँ, सांगा ने उन समय सबको अधीन कर रखा है, कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही वो सब अलग अलग हुए, क्योंकि इन सबको अकबर ने अपनी तरफ से कुछ छूट दे रखी है, उनको बराबर का सम्मान दे रखा है, और वहां पर तो उनको पूरी टोटली अपने कंट्रोल कर रखा है। ऐसा उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। सांगा के बाद में कभी राजपूत एक हुए? कभी नहीं हुए। एक हुरडा सम्मेलन में ऐसा प्रयास किया सवाई जयसिंह ने, तब भी नहीं हुए। तब मराठों के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। तो राजस्थान में एक ही बार ऐसा अवसर आया है कि राजपूत एक हुए, उसके बाद ना कभी एक हुए ना कभी नौबत आई। अब तो खैर संघर्ष ही नहीं, अब कोई सेना ही नहीं लेके आता है। अब तो हमारे जैसे बॉर्डर की तरफ से आती है, तो वो कौन सी माता है जिसके वो बम आज तक नहीं फटे? तनोट माता। बस फिर क्या जरूरत है? मामला ऐसे ही खतरनाक सीधा शांत है कि हमला करे, बम वहां गिरे, वो फूटता ही नहीं है। क्या पता मैडम, आस्था है।
बोलो तनोट माता की। लिखो। आइडिया नहीं है मैडम, मेरी साइंस कमजोर है, और मेरे पास साइंस तो थी लेकिन पॉलिटिकल साइंस थी। लिखो। क्या ही पता आप क्यों नहीं फटा भाई, हो सकता है शायद बारूद नहीं हो उनमें, ऐसे ऐसे दिखाने के लिए रख दिया हूं। चलो मुजफ्फर शाह सेकंड लिखे, दोनों के मध्य संघर्ष के कारण। नंबर 1 परंपरागत शत्रुता, बस। दूसरा लिखो, सांगा द्वारा ईडर की राजनीति में हस्तक्षेप करना। सांगा द्वारा ईडर की राजनीति में, ईडर गुजरात में भाई, ईडर की राजनीति में हस्तक्षेप करना। इसमें लिखना थोड़ा सा, गुजरात सुल्तान ने अपने दो सेनापतियों मुबारिज उल मुल्क और निजाम उल मुल्क को भेजकर ईडर पर अधिकार किया। मुजफ्फर शाह सेकंड ने अपने दो सेनापतियों मुबारिज उल मुल्क और निजाम उल मुल्क को भेजकर ईडर पर अधिकार किया। 1519 में हुए सैन्य संघर्ष में महाराणा सांगा ने गुजरात सेनापतियों को मारवाड़ के राव गंगा, इधर सांगा उधर गंगा, ठीक है, राव गंगा और वागड़ के राजा उदय सिंह की सहायता से पराजित किया। मतलब इस काम में सांगा की सहायता किस किस ने की थी? एक तो मारवाड़ के राजा ने और एक वागड़ के राजा ने। तो मारवाड़ का समकालीन राजा कौन था उसके? राव गंगा। और इसमें अगर पुराने प्रश्न पत्र देखे हो या फिर कोई पढ़ने की चीज पढ़ी हो तो उसमें आपने देखना कि किसी गाइड में, किताब में स्टार लगा के एक लाइन लिखी हुई रहती है कि मारवाड़ का समकालीन सांगा का राजा तो राव गंगा था, लेकिन लड़ने के लिए ये नहीं गया था खानवा के युद्ध में, इसने अपने छोरे को भेजा था, मालदेव को। तो जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं, एग्जामिनर पेपर लेता है ना, तो हमारे माइंड में क्या रहता है कि भाई खानवा के युद्ध में भाग लेने कौन गया? राव मालदेव। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं समकालीन कौन था, डायरेक्ट देखते हैं कौन आया इधर से लड़ने, बस। फिर एग्जाम में पेपर में प्रश्न आता है कि मारवाड़ का राजा कौन था, इसको तो देगा वो ऑप्शन बी या डी करके नीचे की तरफ, और राव मालदेव को देगा ऊपर की तरफ। हमें मिला राव मालदेव, ये ले हटा। तू भी क्या याद रखेगा पहली बार में उत्तर, और OMR शीट जैसे ही आती है ना, तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं भूखे शेर की तरह। यो तो सही है बिल्कुल,
ठीक है, इसीलिए चारों ऑप्शन हमेशा ध्यान से पढ़ने चाहिए। वहां का राजा नहीं आ रहा है पर्टिकुलर लड़ने के लिए, नहीं ऐसा भी नहीं है। वैसा तो हमने बांडी का युद्ध लिखा है, वहां पे इब्राहिम लोदी नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा संघर्ष नहीं हो रहा है, छोटी मोटी सी लड़ाई रही होगी। मैडम इसकी जो घरवाली थी वो सांगा की बहन थी। हाँ, इनके रिलेशन ऐसे ही हैं, भाई संकट में है तो चलो रे, आते टाइम जिम्मड़ी करके आएंगे। जब रिलेशनशिप होती है तो जब जाते ही हैं। आज भी होता है रिलेशन में, मान लो किसी के दुख होता है तो रिलेशन वाला फट से पहुंचता है। आजकल के तो रिलेशन वाले भी खतरनाक है, पता है। हाँ, किसी का दुख होता है, 2-4 दुख तो अपनी तरफ से ही, कहा था ना तुम्हारे को ऐसा मत करो, चढ़ाई कर देंगे पहले जाते उस पे। अरे भाई उसके दुख में गए, उसके दुख को रोको पहले, थोड़ा सा शांत करो, वहां जाते खुद दुख के कारण मत बनो। नहीं, समझदार हो। आगे लिखो, आप नोट लगा के लिखना। रे भाई अब तो केवल बाबर आएगा, ठीक है, 2 लाइनें लिखवानी है। लिखना, शासक बनते समय, नोट लगा के लिखना, शासक बनते समय महाराणा सांगा ने, शासक बनते समय महाराणा सांगा ने अजमेर के करमचंद पवार को, अजमेर के करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी। रावत, रावत की उपाधि दी। दे दिए। एक और नोट लिखो, सांगा द्वारा मालवा सुल्तान को, सांगा द्वारा मालवा सुल्तान को रिहा करने की नीति की आलोचना, रिहा करने की नीति की आलोचना, आलोचना, आलोचना डॉक्टर हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास शारदा, हरविलास शारदा और डॉक्टर G.H. ओझा, G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की है, ने की है। कर लिए। अब हेडिंग लिखो रे भाई, लिख ली हेडिंग, बाबर और महाराणा सांगा। ठीक है, अब देखो हमने सांगा की जिस किसी से भी लड़ाई करवाई ना, पहले उसके कारण बताए भाई क्यों लड़ाई है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, संघर्ष के कारण, कि भाई लड़ाई क्यों हुई है दोनों के बीच में। ठीक है, हाँ, जैसा कि आपने बताया अभी कि भाई बाबर द्वारा सांगा पर विश्वासघात का आरोप, यही है का आरोप। पहले इसकी चर्चा कर ले भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो इस बात को कहने वाला कौन है, बाबर है। और बाबर की पुस्तक कौन सी है, कौन सी है, तुसुक ए बाबरी। कौन सी है, तुसुक ए बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी है उसने, तुर्की भाषा में। और ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद की आत्मकथा है। अब जाहिर सी बात है, खुद की आत्मकथा जब व्यक्ति खुद लिखता है ना, अपनी बुराई कभी नहीं करता है।
कभी भी किसी आदमी की किसी के साथ लड़ाई होती है, हमने हमेशा क्या पढ़ रखा है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, सुन रखा है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी की लड़ाई हो तो सुना करो, दूसरा पक्ष क्या कहता है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं मेरे चुपचाप था, मेरे से चला के किया, तब मैं बोला। समझ रहे हो? मतलब हमेशा हम घटना को इस तरह बताते हैं कि हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, मैं तो काहे कौन करियो, जो भी करियो। समझ गए? चलो अब यहां पर देखो बाबर क्या कहता है। देखो ये डी फॉर दिल्ली समझ लेना, के से काबुल समझ लेना, ए से आगरा समझ लेना, और एम से मेवाड़ समझ लेना। समझ लोगे? चलो डी और ए में तो मैंने लिख दिया इब्राहिम लोदी, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। एम में मैंने लिख दिया सांगा, और के में लिखा मैंने बाबर। के का मतलब आप काबुल से लगाना, वो भारत की सीमा के बाहर है, इसलिए मैंने इधर दूर रख दिया उसको। तो बाबर अपनी किताब में क्या कहता है? बाबर कहता है कि मैं काबुल में था, पहली बात कि मैं कहां था, मेरे पास दूत आया किसका? सांगा का, और मुझे आकर बोला कि अगर मैं इधर से दिल्ली पर हमला करूं, इधर से आऊंगा तो रास्ते में पानीपत आएगा हरियाणा, कि जब मैं इधर से हमला करूं तो ये भाई साहब इधर से किस पर हमला करेंगे? आगरा पर करेंगे। क्यों? क्योंकि आगरा किसकी राजधानी है? इब्राहिम लोदी की। और आपने ऐसा लिखा है कि बाड़ी के युद्ध के बाद में महाराणा सांगा की उत्तर पश्चिम सीमा, हाँ उत्तर पूर्वी सीमा कहां तक डिसाइड हो जाएगी? पीलिया खाल तक, जो आगरा के पास में। ठीक है, कि यहां पर ये हमला करेगा, मतलब मैं इधर हमला करूंगा और ये किधर आएगा? आगरा पर। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो दो भागों में बट जाएगी और मैं इसको आसानी से हरा दूंगा। समझ गए? अब देखो कि जब मैं काबुल में था, मेरे पास दूत आया और मुझे आके बोला कि महाराज आप इधर से हमला करो, तो हम इधर से हमला करेंगे, मैं आपकी सहायता करूंगा। और एक साल हो गया, 1526 से सीधा 27, एक साल हो गया और मैं देख रहा हूं कि ये आज तक नहीं आया। कौन नहीं आया? सांगा। मतलब इसने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे को बुला भी लिया और आया भी नहीं। तो इसने मेरे साथ धोखा किया ना, मैं इसीलिए इस पे हमला करने जा रहा हूं। आई बात समझ में? अब ये कौन बता रहा है? बाबर। अब इन भाई साहब को अगर ये पता होता, इसने राजस्थान इतिहास को पढ़ा होता, तो इसको पता होता कि हमारा सांगा तो ऑलरेडी 2 बार हरा चुका है उसको। जब हम 2 बार किसी को हरा सकते हैं, 2 बार किसी को पीट सकते हैं, तीसरी बार नहीं पीट सकते क्या? क्या ही जरूरत है इसको कहने की? लेकिन केवल और केवल ये एक मनगढ़ंत कहानी है, इसीलिए आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है? और वैसे भी सहायता की जरूरत किसको होगी? जो विदेशी होगा। और विदेशी कौन है? बाबर है। ये तो पहले से ही है, इसने 2 बार हरा रखा है ना इसको, खातौली और बाड़ी के युद्ध में, तीसरी बार और लड़ लेता। लेकिन इसने ये कथा बना रखी है, जो कहां मिलती है आपको? तुसू के बाबरी में मिलती है। ठीक है? दूसरा कारण सुनो, राजपूत अफगान गठबंधन बनना। समझ जाओगे इसका मतलब? राजपूत तो कौन है? सांगा है। बस खाली ये पता करना है कि ये कौन है? अफगान। अगर बाबर अफगान होता तो भारत में ऐसा नहीं होता, अफगान वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर तो मुगल है। हाँ मैडम, हाँ उधर का ही एरिया है। इब्राहिम लोदी का जो वंश है ना, वो अफगान वंश है भाई, ध्यान रखना। लोदी अफगानिस्तान से आए हुए थे। ठीक है? तो इस इब्राहिम लोदी का एक भाई था, ये तो लड़ते हुए मर गया था युद्ध में ही। इसका भाई था महमूद लोदी, महमूद खां लोदी। और इस महमूद खां लोदी ने किसके पास शरण ले रखी थी? सांगा के पास ले रखी थी, बाबर के विरुद्ध। देखो खानवा पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध से पहले भी बाबर ने भारत पर 5 बार हमले किए थे, 5 बार हमले कर रखे थे। आता था,
आया, लूटा और भग गया, फिर आया, लूटा और भग गया। अब बताओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कहानी सुन रखी है। लोगों ने क्या सोचा, अरे झूठ बोलता है, ऐसे ही एक बार सच में आ गया। ठीक ऐसा ही हुआ। हर भारत वालों ने बाबर को क्या ले रखा था, अरे आक्रमणकारी है, आता है, लूटता है और भग जाता है। इन्होंने सोचा नहीं था कि यही रुक जाएगा, जाएगा नहीं, ये यही रुक गया। और जब ये यहां रुक गया तो इसको चुनौतियां मिलने लगी। अब इसको चुनौती कौन दे सकता है कि अगर भारत में रुकना है, सबसे बड़ी सत्ता बननी है, तो सबसे पहले तो उस आदमी से लड़ो जिससे सुल्तान पहले लड़के रखा है, या फिर उस समय के जो सबसे बड़े बड़े राजा हैं। तो फिर इसकी लड़ाई किससे होनी जरूरी थी, सांगा से। और एक दुश्मन का दुश्मन हमेशा मित्र होता है। मैडम, हाँ, गुड मॉर्निंग। ना, वो उसमें इनकी गलती नहीं है, ऐसा हो जाता है, संयोग से हो जाता है कि अनायास ही मुंह से गुड मॉर्निंग निकल जाता है। कहां थे हम, कि भाई दुश्मन का दुश्मन हमेशा मित्र होता है। अब देखो, बाबर इसका दुश्मन है तो इसके भाई का भी दुश्मन होगा, और इसके भाई ने किसके पास शरण ले रखी है, सांगा के पास। तो बाबर को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं राजपूत अफगान गठबंधन ना बन जाए जो मेरे खिलाफ हो और मुझे भारत से निकाल दें, क्योंकि बाबर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आप सोच रहे हो। बाबर को तो वास्तव में ही सत्ता कब से मिलने लगी, जब भारत में आया तब जाके उसको लगा कि हाँ भाई इतना पैसा वैसा भी होता है, नहीं तो ऐसे ही घुमक्कड़ जीवन जी रहा था बेचारा। तीसरा कारण, अति महत्वाकांक्षी होना। अगर कोई कारण है सबसे बड़ा जो दोनों के बीच में लड़ाई का है, तो वो ये है, अति महत्वाकांक्षी होना। दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। एक महाराणा सांगा, भाई साहब के एक तरफ का हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, आंख काम नहीं कर रही, लेकिन देखो सैनिक जज्बा, लड़ूंगा मैं, लड़ने जाऊंगा। अपने गांव में अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको क्या बोलते हैं, महाराज बैठ जा, कुछ ही दिनों का मेहमान है, पापा बैठ जा। लेकिन ये महाराज डटे नहीं, समझ रहे हो, मतलब जज्बा देखो आप सामने वाले का, कि ऐसी हालत में भी ये नहीं, लड़ूंगा मैं, तो चले गए। ये सबसे बड़ा कारण है दोनों के बीच में लड़ाई होने का। तात्कालिक कारण क्या है, तो एक जगह पड़ती है आपके सवाई माधोपुर में जिसका नाम है खंडार, पड़ती है क्या, कोई है क्या आप में से सवाई माधोपुर का? अच्छा कोई बात नहीं, सच में ही है, सवाई माधोपुर में खंडार है ना, है। यहां के 200 मुस्लिम परिवारों को ऐसा कहते हैं कि सांगा ने भगा दिया था, और ये सब के सब किसके पास चले गए, डायरेक्ट गए बाबर के पास। और बाबर को जाके इसने किसकी शिकायत कर दी, महाराणा सांगा की, देख तू भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हमारे को भगा दिया, अब तेरा इतना सा धर्म नहीं बनता, तू हमारे लिए लड़ेगा। और आपको बताया ना कि इस्लाम ज्यादा कट्टर है हिंदुओं की तुलना में। अब यहां से जैसे ही सेना आएगी तो सबसे पहले कौन सा युद्ध होगा दोनों पक्षों के बीच में, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, बयाना का युद्ध। कब होगा बयाना का युद्ध, पंद्रह 16 फरवरी 1527, और इसके जस्ट एक महीने बाद में हो जाएगा खानवा का युद्ध। और बयाना के युद्ध में किस किस के बीच हो रहा है, एक तरफ तो है आपके राणा सांगा, क्या बाबर खुद आया था कि इस युद्ध में लड़ने, तो फिर एक तो थे उसके सेनापति मेहंदी हुसैन ख्वाजा, और एक आदमी का नाम आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, बहुत सीधा नाम है, समझ गए। चलो परिणाम क्या निकला, कौन जीतेगा, सांगा विजयी। तो फिर इस युद्ध में से कारण क्या प्रश्न बनेगा आपका, ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें महाराणा सांगा विजयी हुआ था बाबर के खिलाफ, तो वो कौन सा वाला है। कहते हैं इस युद्ध को जीतने के बाद में सांगा ने इतने मुसलमानों को मरवाया और बयाना में दफनाया कि आज भी मुसलमानों की कब्रगाह कहा जाता है बयाना को। भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर मोमडन्स की एक साथ कब्र मिलेगी तो वो कहां मिलेगी आपको, इतने सारे लोगों को मरवाया बताया इसने सांगा ने। कौन से युद्ध के बाद, वो भी यही है, बयाना दुर्ग में ही है। नहीं नहीं,
कल्चर वाले गुरुजी बता गए। बटनेर वाला तैमूर लंग के आक्रमण के समय, उसमें यह बताया होगा उन्होंने कि मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया है। यही है सर्वाधिक मोमडन्स भी या हिंदू दोनों। केवल कब्र है ना, धामा का कंफ्यूज कर रहे हो, खुद भी कंफ्यूज हो, मेरे को भी कर रहे हो। हाँ कब्र वाला बताया था मैंने, तो मोमडन्स बोला ना। सर्वाधिक मोमडन्स की कब्र कहां मिलेगी आप? हाँ ये भी बहुत लॉजिक पूर्ण बात कही है मैडम ने, बात तो तर्कपूर्ण है। ठीक है, तो सर्वाधिक बयाना में अपन बाद में चर्चा और कर लेंगे इस पे, ठीक है। अब यहां से आपके कौन सा युद्ध चलेगा इसके बाद? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जस्ट इसके 1 महीने बाद, मार्च 1527। और खानवा के युद्ध में देखो, जब आदमी को सफलताएं मिलती रहती है ना, सफलताएं मिलती रहती है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, समझते हो? ओवर कॉन्फिडेंस, अरे के है ही क्या, ऐसे लड़, अभी आएंगे, अभी 2-4 दिन में पीट पाट के आ जाएंगे। खानवा का जो मैदान है वो रूपवास तहसील में है भाई, भरतपुर में। कोई आप में से है भरतपुर का? आपके आसपास ये क्या गुरुजी है? आवाज कहां से आ रही है? अच्छा हाँ गुरुजी, आपने तो देख रखा होगा फिर इसको, कई बार अवलोकन कर रखा है।